पत्रकारिता विभाग है, वहाँ पर पढ़ाता हूँ पत्रकारिता। और इस जरूरी विषय को संचालित करने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आलोक मिश्रा जी हमारे साथ मेरे ठीक बगल में है, वो संपादक हैं दैनिक जागरण से, लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। हमारे साथ सुजीत झा जी हैं, हम लंबे समय से उन्हें आज तक जो अपने आप को सबसे तेज चैनल बताता है उसके सबसे तेज संवाददाताओं में से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए तो लगे कि हम कार्यक्रम के मोड में आ चुके हैं। और हमारे साथ दूरदर्शन जो फिलहाल थोड़ा पिछड़ा हुआ है, अपने कलेवर में वापस सुधार करने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं मनोज जी का, और उनसे सवाल करेंगे आते ही कि डीडी क्यों थोड़ा सा पीछे रह जाता है आजकल के जमाने के हिसाब से। तो हमारे पास 3 मेहमान हैं फिलहाल, तीसरी कुर्सी खाली है जब शुरू होगी, लेकिन 2 मेहमान काफी हैं और दोनों के पास एक लंबा अनुभव है। बगैर किसी परिचय में जाए हुए काफी अपने आप में इनका परिचय कि वो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। आलोक मिश्रा सर, मैं सबसे पहले आप ही से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब आप पत्रकारिता पढ़ाते हैं तो प्रिंट उसका सबसे पहले सेमेस्टर का पहला अध्याय होता है। आप अपने अनुभवों के हिसाब से एक बार जरा फ्लैशबैक में जाते हुए अगर बता पाए हम लोगों को 2-3 मिनट में कैसे पत्रकारिता का स्वरूप या कलेवर बदला है। कई तरीके से कलेवर बदला है। बदलाव तो हमेशा बदलाव नियम है। आप में बदलाव हो रहा है, हम में बदलाव हो रहा है, समाज में हो रहा है। जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसी बदलाव का प्रभाव हमारे हर प्रोफेशन में पड़ता है, हर जगह पड़ता है, वैसे ही पत्रकारिता भी पड़ता रहा है। हमेशा अगर शुरुआत में देखेंगे आप 80 के पहले टिकट जाएंगे, उस समय की पत्रकारिता देखेंगे, अखबार देखेंगे तो बहुत कम स्पेस होता था, बहुत कम वो होता था और बहुत कम टॉपिक्स जो है कवर किए जाते थे। देश की राजनीति पे हो, कृषि पे हो, उद्योग पे हो, कुछ विशेष चीजों पे लोग काम करते थे। फिर देखेंगे धीरे धीरे एक जमाना आता जाए, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता चला गया, मशीनें लग गई, ऑफसेट मशीन होते हुए प्रिंट लाइन मशीन लग गई, उसमें की मशीनें लगने लगी और वो हर घंटे में 30,000 40,000 अखबार छापने वाली मशीनें आने लगी, कलर मशीनें आ गई। ये टेक्नोलॉजी में एक बदलाव आया और उसमें बदलाव आया। उसी तरह रिपोर्टिंग में आ गया, बहुत सारी बीट्स बनती चली गई। जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे हम लोग समझते गए, वैसे वैसे अलग अलग उस फील्ड को कवर करने के लिए वो हम लोग की योजना बनने लगी और प्रिंट मीडिया ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उससे कवर किया। ये बदलाव अभी जैसे आज हमारा विषय है कि हम भविष्य की पत्रकारिता करते हैं, तो इसमें भी हम आते हैं कि इसी तरह से यह बदलाव आता चला जा रहा है, उसी तरह से आएगा, आगे भी आएगा और आगे इस तरह आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि आज कई सारे मीडियम हो गए। पहले एक प्रिंट मीडिया हुआ करता था, आकाशवाणी होता था, जो चीजें होती थी प्रिंट मीडिया के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद आने के बाद फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद फिर कई ऐसे प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ये तमाम तरह के प्लेटफॉर्म आ गए और अब तो तमाम तरीके के लोग अपने रील्स और उसके जरिए भी अपनी चीजों को प्रकट करने लगे। तो एक चेंज आ रहा है आदमी के अंदर, एक बदलाव आ रहा है कि किस तरह से लोग अपनी चीजों को अवगत कर पा रहे हैं। अभी तक हम कवर करते थे, अब आदमी खुद हर व्यक्ति एक तरह से एक रिपोर्टर सा होता चला जा रहा है। वो अपने ढंग से चीजों को देख रहा है, वो रख रहा है। जैसे आप किसी समाचार को लिखते हैं तो वो एक आम आदमी भी वहां वीडियो शूट करके वो उसे यूट्यूब में डाल देता है और उसका अपने कमेंट्स डाल देता है, वो भी रख रहा है। और ये सब चीजें जब आ रही तो अब रियलिटी और इन सब चीजों पर ज्यादा जोर होगा। उसमें कई चीजें फॉल्सिफिकेशन हो रहा है, तो अब आपको पत्रकारिता के आगे आने वाले समय में फैक्ट चेक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। किस तरह की चीजें और कौन सी सामग्री आपको कहीं आप सब जाए तो बेशुमार आने लगे, लेकिन उसमें सही क्या है गलत क्या है ये एक चीजों की चीज नहीं जान पा रहा है। आदमी कंफ्यूज सा होता चला जा रहा है, उसके जो माइंडसेट में तमाम हम उसको कहीं क्लियर डायरेक्शन देने की स्थिति में नहीं है आज में। तो अब ये चीजों पर ज्यादा जोर होगा। आगे आने चले में एक स्पीड होगी डिजिटलाइजेशन। एआई आ गया है, एआई प्लस रिपोर्टर। अभी तक रिपोर्टर अकेला होता था, वो लिखता था, लेकिन अब साथ में एआई उसके साथ में एक सहयोगी की भूमिका में। अब आपको उसके साथ एआई का एक कोई उसको संचालित करने वाला व्यक्ति आपका सहयोगी भी होगा और वो क्या काम करेगा। अब काम 2 हिस्सों में बढ़ जाए। आगे आने वाले समय में डेटा एनालाइज अगर आप कर रहे हैं, आप ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, आपको किसी तरह के और तरह की सामग्री और सपोर्टिंग वो चाहिए होंगे, वो सब आपका तत्काल एआई आपके सब दे देगा। जैसे चुनाव आता है
कोई भी चीज आती है, बजट आता है, चीजें आती हैं, तो वो सारे डेटा को कंपैरेटिव कई वर्षों के साथ तुलनात्मक आपके सामने एक व्यक्ति का पिक्चर जो आप रखने लगा है। और उसी के साथ साथ फिर वहां पर रिपोर्टर होगा। रिपोर्टर क्या करेगा? फील्ड वर्क का काम उसका होगा, जो अभी भी होता है। मानवीय संवेदनाएं क्या होती हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, वो उस तरह की चीजें जो फीलिंग्स होगी वो डाले। और वो चीजों को वो डिपेंड नहीं कर सकता एआई के पास जितनी अपनी तरह की भाषा, जितनी चीजें उसके पास है वो अभी दे रहा है। आप उसमें नया क्या देंगे ये आगे आपको देखना होगा। आप खुद उसको अपनी फीड देंगे कि वो उस आपसे ट्रेंड हो, या आपकी चीजों को, आपकी भावनाएं आगे आप अभी आप कोई कहते हैं खबर तो रिपोर्टिंग में लिख कर दे देता है, जो आप तरह की भाषाएं चलती है वो आपको सेम न्यूज बना के दे देता है। लेकिन उसके अंदर एंगल्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये आदमी पर डिपेंड होगी, वहां उसकी उपयोगिता होगी। तो अब ये दो तरह की चीजें होंगी। अब एक ही न्यूज पैटर्न या एक ही चीज सब पे फिट नहीं होगी। आगे आने वाले समय पे यह होगा कि हर व्यक्ति की अपनी क्या चीज है, हमें क्या चाहिए, हमें आप पर्सनल बताओ, हमारे लिए बताओ। हमको इससे नहीं मतलब पड़ोसी घर में क्या होगा, आप मेरे फायदेमंद की कौन सी चीजें आप मुझे बता रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। हमें पिन कोड के आधार पे अब उस क्षेत्रों को बांटना होगा। जियो मैपिंग करनी हो, चाहे जो करनी होगी, हम उस क्षेत्र विशेष की खबरों को, क्षेत्र विशेष के लोगों को उसके आधार पे हमको देना होगा। उस तक हमको जाने की जरूरत होगी। एक व्यक्ति के हिसाब से वो जो न्यूज था वो हमारा कस्टमर होगा। हर व्यक्ति कस्टमर है, तो उसके हिसाब से उसको न्यूज क्या चाहिए, यहां तक जाना होगा। आगे ये परिवर्तन होगा। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और चीजें बदलेंगी तो उस तरह से और बदलाव होते चले जाएंगे। जो अभी हम देख रहे हैं ऑडियो, एआई, वीआर और एआर वर्चुअलिटी पे हमें जाना होगा। वर्चुअल रियलिटी क्या होगी कि अब आदमी ये देखेगा कि अगर वो चुनाव देख रहा है, पढ़ रहा है या वो कर रहा है, तो वो किसी क्षेत्र विशेष में अपने को वहां पे देख सकेगा कि वो 30 से 60 डिग्री से अपनी की दुनिया को, अगर युद्ध के मैदान की रिपोर्टिंग वो पढ़ रहा है तो युद्ध के मैदान के अंदर वो अपने को महसूस करेगा और उसके चारों तरफ वो चीजें होंगी और उसके आधार पर वो वहां की रिपोर्टिंग को पढ़ेगा। उसी तरह से वो एआर होगा। वीआर एआर में फर्क क्या होगा? वीआर एक आभासी दुनिया में आपको रख दिया जाता है और आप उसके हिसाब से अपने को आप देखते हैं। एआर है कि एक वास्तविक दुनिया के अंदर कोई चीज आपके अंदर, जैसे कि आपका देखते हैं जियो, ये जो आप चलते हैं तो रोड के ऊपर देखते हैं कि कौन कहाँ की डायरेक्शन के बारे में, या गूगल मैप पे जाके, तो वो आपका एआर हो गया। तो उस तरह की चीजें आपको देनी होगी। और वो आपके छोटे मोटे रील्स, इन सब की चीजें अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को, ये डिजिटल को कहीं न कहीं मिलते हुए काम करने की जरूरत अब प्रत्यक्ष रूप से होने लगी। ये कल्पना आज से 10 साल 15 साल, अभी मैं अपने साथी के साथ बात कर रहा था, हम दोनों ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी आज से 16 साल। तो उस समय हमें पढ़ाने के लिए जो आई थी वो विदेश से आई हुई थी, उन्होंने आकर के हम लोग को बताया था कि जो डिजिटल एडिशंस होते हैं, जो हमारे ई पेपर वगैरह होते हैं, वो उस समय उन्होंने दिखाया था कि इस तरह के ई पेपर हमारे यहाँ चलते हैं और उसमें हम किसी भी इसको पढ़ते हुए किसी भी न्यूज के किसी फोटोग्राफ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमें वो वीडियो फॉर्मेट पे आ जाएगा। अब वो चीजें आज है, क्यूआर कोड इसके माध्यम से आने लग गई हैं और वो और बेहतर बढ़ेगी कि आप अपने पेपर के साथ साथ आप सीधे के सीधे आप उसके डिजिटल कंटेंट पे आज जुड़ जाए, वो उसको वहां कनेक्ट करेगा, ये दुनिया भी खत्म होगी। तो इस तरह की तमाम तरह के बदलाव होते हुए हमें दिख रहे हैं आगे जो हो रहे हैं, और जो आज भी हम फेस कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे लोग पीरियड में जितनी तेजी से पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, पढ़ने का तरीका बदला है, लोगों को ट्रेनिंग का तरीका बदला है, वो सारी चीजें और जिस तरह के जनरेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं वो उस हिसाब से देखते हुए तैयार कर रहे हैं, तो बदलाव हो रहे हैं। तो डिजिटल का इतना बड़ा आप देख ही रहे हैं प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है, वो सारी चीजें हैं और रियलिटी चेक सबसे बड़ा एक होगा। जी शुक्रिया आलोक जी, आपने तो उन सवालों का जवाब भी दिया जो मैंने पूछा ही नहीं था। बहुत अच्छा, क्योंकि इतना लंबा स्कूल है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है एक तरह से, तो अच्छा है, मेरे लिए आपने काम आसान कर दिया कि मैं अपने सवाल अब इस तरह से कर सकूँ। सुनील जी, क्योंकि सर ने कई सारे पॉइंट्स छुए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी जरूरत पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी कुछ दिन पहले सोनपुर मेला में था और वहाँ भी एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा था जहाँ पे विषय यही था, एआई के दौर में किताबों की मौलिकता या प्रासंगिकता। तो आप जिस संस्थान से जुड़े रहे लंबे समय से,
उसी संस्थान ने 2023 में देश की पहली रोबो एंकर यानी पहली एआई एंकर सना को का जन्म दिया। ये सवाल मैंने वहां भी किया था, वहां भी मुझे कुछ जवाब मिला था, लेकिन क्योंकि आप सचमुच फील्ड में घूमने वाले घुमंतु पत्रकार रहे, एआई क्या, जैसे पहले एक मोजो जर्नलिज्म आया, अब इसके बाद रोबो जर्नलिज्म आ गया, पत्रकारिता कहाँ रह जाएगी? मतलब इस तरह से भविष्य देखें तो हमारे लिए चुनौती है, या हम खत्म हो जाएंगे, या हम और निखर के सामने आएंगे, जैसा कि आलोक जी ने बताया। धन्यवाद। आलोक जी ने तो सब कुछ बता ही दिया है। 2 कॉलम में इनको बताना था, 6 कॉलम बता दिए तो सारी जानकारी इन्होंने दे दी। देखिए, पत्रकारिता कभी खत्म नहीं होगी, ये तो बात है। चाहे वो मोजो पत्रकारिता हो या रोबो पत्रकारिता हो, वो जो एक, जैसा इन्होंने बताया कि एक्टिव जो सोचने का जो मानवीय ढंग है, वो मशीन उसको नहीं पकड़ पाएगा। आप उसको फीड करेंगे, आपको उस वहाँ भी दिमाग चाहिए। आप वहाँ जब तक उसमें डालेंगे नहीं, तब तक वो चीजें सामने नहीं आएगी। आजकल लोग नॉवेल भी लिख दे रहे हैं एआई से, तो उसमें आप सिचुएशन डालिए और वो नॉवेल बन के तैयार हो जाएगा। उसमें पहले महीनों लगते थे लोगों को लिखने में, अब ये 2 दिन में तैयार हो जाएगा। तो लेकिन उसमें भी दिमाग चाहिए, मानवीय तो चाहिए। और पत्रकारिता की के भविष्य की जहाँ तक बात है, तो अभी की पत्रकारिता देख के बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से दुख होता है कि आज के दौर में हम देखें तो पत्रकार कम रह गए हैं, पक्षकार ज़्यादा हो गए हैं। और एक खास तौर पर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने प्रिंट मीडिया में भी काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत में जब ये इंटरनेट नहीं हुआ करता था और फीड भेजने का कोई साधन नहीं था, एकमात्र साधन दूरदर्शन से हम लोग भेजते थे, जब 20 मिनट का आज तक का प्रोग्राम होता था, और नहीं तो फ्लाइट से फिर टेप जाती थी या दिल्ली। तो वो दौर भी हमने देखा है। और आज देखिए, हर किसी के पास इंटरनेट है, और वो इंटरनेट के जरिए अपने बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी समाचार भेज सकता है। तो आज के दौर में देखें तो जिसके पास भी स्मार्टफोन है, वो मीडिया पर्सन है, वो पत्रकार है। वो कोई भी घटना घटती है, हम लोग से पहले आजकल फेसबुक पे आ जाता है, चाहे सोशल मीडिया पे आ जाता है। वहाँ से कई बार आप देखेंगे चैनल वहाँ से उठाते हैं आजकल। पहले, आज से 5-7 साल पहले जो खबर हम देते थे वही खबर मानी जाती थी, लेकिन आज पत्रकारों का या रिपोर्टरों का फील्ड में जो है उनका बहुत काम इस मायने में नहीं रह गया कि वो खबर ब्रेक करें, वो खबर को चेक ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे खबर आ गई है फेसबुक पर कि सही है या गलत है, फैक्ट चेक की बात इन्होंने की है। तो आने वाले समय में भविष्य की पत्रकारिता फैक्ट चेक की बहुत ज़्यादा आने वाली है। और टेक्नोलॉजी तो हमेशा आते रहेगी, बदलते रहता है उसमें, और समय के साथ साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। तो आज के दौर में पत्रकारिता में आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना पड़ेगा। पहले क्या था कि प्रिंट मीडिया में एक कलम है आपके पास, आप लिख लीजिए, आपके कलम में ताकत, लेकिन आज कलम में ताकत, कलम से तो कोई लिखता नहीं है। और कलम की ताकत के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकेंगे। आप मान लीजिए, अब सोशल मीडिया पर जब तक आप उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, उसको सर्च नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम तो उसी में लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके साथ चलना पड़ता है। और हम लोगों ने भी अब बदलते हुए दौर को देखा है, जैसा कि मैंने कहा कि टिप से भेजना, आज नेट इतना फास्ट हो गया है कि सेकेंडों में कहीं की खबर कहीं चली जाती है। तो और वो दौर भी हमको याद है, मतलब उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन 1972 में बताते हैं लोग, जब पूर्णिया में नरसंहार हुआ था पहली बार बिहार में, तो 3 दिन बाद वो खबर पटना पहुंची थी। अब सोच लीजिए, आज कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कोई घटना घटती है तो सेकेंडों में पता चल जाता है। तो परिवर्तन टेक्नोलॉजी के साथ होता रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक एआई की बात है, तो वो एआई को आप फीड जो भी करेंगे वही बोलेगी, तो भले वो सना हो या फिर कोई और हो। मैंने वहाँ भी कहा था, फिर से याद कर रहा हूँ भाई, अभी ह्यूमन इन द लूप एक बड़ा अच्छा शो आया है, उसमें उन्होंने कहा था कि एआई बच्चे की तरह है, आप जैसा उसको ढालेंगे वैसा वो ढलेगा। हम जब जानने में पढ़ते थे सर, तो वहाँ पर एक कन्वर्जेंस जर्नलिज्म एक नया स्ट्रीम आया था। पहले सिर्फ मास कम्युनिकेशन होता था, यानी कि सारी मीडिया जहाँ पे आपके मोबाइल में सिमट गई, अखबार भी लोग पढ़ते नहीं, अब देखते हैं या फ्लिप करते हैं। आपने 2 अच्छी बातें, एक तो टेक्नोलॉजी पे बात हो गई लंबी, तकनीक पे तो हम
सब लगभग अग्री कर रहे हैं यहाँ पे सारे जो नए लोग भी सुन रहे हैं कि उसके बिना हमारा गुजारा मुश्किल है। दूसरी बात आपने कही पक्षकारिता, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि मेरे सामने आलोक मिश्रा जी बैठे हैं और दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। दैनिक जागरण पे पिछले सर कुछ समय से लगातार एक आक्षेप की तरह कहूंगा कि वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता, राष्ट्रवादी अखबार होने का एक टैग लगा है। तो आरोप या किसी और तरीके से नहीं देख रहा। अभी हाल ही में मैं मतलब पिछले 5 दिनों का अखबार देख रहा था लगातार। ये भारत दक्षिण अफ्रीका का जो तीसरा वनडे चल रहा है, पिछले 2 मैचेस मैंने देखे। अगले दिन अखबार देखा, दैनिक जागरण मेरे आता है, मैं क्योंकि पत्रकारिता का स्टूडेंट स्कॉलर हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो कई सारे अखबार पढ़ना पड़ता है। तो उसमें देखा कि पहले दिन जब भारत बहुत बुरी तरीके से बहुत मुश्किल से जीत पाई, तो अगले दिन का हेडिंग था विंटेज विराट। आपके अखबार की, आपको अच्छे से संपादक है मुझे अखबार के। अभी हाल में फिर से भारत हारा, फिर भी हेडिंग था भारत का किंग विराट कोहली। दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया, उसकी साहसिक पारी क्या रही नहीं रही, पक्षकारिता और साथ में राष्ट्रवादी पत्रकारिता, इन दोनों पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा। इससे आप देशों का अपना रवैया देखिए। हम अगर इस चीज को साउथ अफ्रीका का लेकर देखिए, हार जीत ये में होती है, ये अलग चीज है। हम इस चीज को रखना कैसे चाहते हैं? हम ये नहीं चाहते कि एक मैच तुम हार गए तो तुम दुनिया को लेते हो, या तुमने कोई चीज की, क्या हमारी टीम को गड़बड़ की या गड़बड़। ये काम जो है वो उन्हीं विशेषज्ञों के लिए नहीं दिया जाए जो इसकी नौकरी इसके, हम इससे नहीं। हाँ, हमारा काम अगर विराट कोहली का एक अचीवमेंट था, मैच हार गया एक अलग चीज, लेकिन वो लगातार जो आर्थिक फ्लॉप से बाहर हो रहा है, इसके रोको करके निकल रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा पे, जो बेकार हो गया, खत्म हो गया। इसमें एक जब पूरी ज्यादा लगती है और दूसरी जब बुझाने लगती है, तो हमेशा से चला आया। तो अगर वो कर रहा है, उसके बाद आकर के दोनों मिलकर वो कर रहे हैं और आकर के वो डिफेंस को मारा, क्या ये आपको उपलब्धि नहीं लगती? तो आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या मेरा देखने का ये ठीक है। देखिए, राष्ट्र का पक्ष तो लेना चाहिए, तो कोई मतलब मैं उसका पक्षधर। हाँ, एक उसमें मैं थोड़ा सा कमेंट करूंगा। तो आज तक चला रहा है मॉस्को से आया मेरा यार, मॉस्को से आया मेरा दोस्त, इतना फिल्मीकरण भी सही है क्या पक्ष का? मतलब देखिए ठीक है, डिजिटल में तो थम वैसा बोले नहीं। आज देखिए थंबनेल में कुछ है, अंदर कुछ और रहेगा, तो वो चीज का व्यवसायीकरण आप तो इसका नहीं। लेकिन राष्ट्र का याद है कारगिल युद्ध, ठीक है, तो कारगिल युद्ध में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान उस समय सबसे फ्रंट पे थे, और सबसे ज्यादा जो जवान शहीद हुए थे वो बिहार के ही हुए थे, क्योंकि बिहार रेजिमेंट था वहाँ। तो उनकी बॉडी आती थी वहाँ से, तो फिर हम लोग उनको कवर करके उनके गांव तक जाते थे। फिर वहाँ पर जो उनके परिजन हैं, चाहे गांव वाले हैं, तो आक्रोश में कई जगह पर मतलब कई जगह तो लोग बोलते थे कि हाँ मैं बदला लूंगा पाकिस्तान से और मैं सेना में भर्ती होऊंगा, मेरा एक एक खून का कतरा राष्ट्र के लिए। कई जगह लोग नहीं जानते तो हम लोग खुद बताते थे। ये राष्ट्र का पक्ष है। आप कैसे कहिएगा कि कोई कहेगा ना हम नहीं जाएंगे। एक ऐसा बोला भी, तो डांट के हमने कहा कि नहीं, तुम बोलो कि हम अपने देश के लिए खून भी बहा देंगे। तो ये सिखाना पड़ता है। इसको आप पक्षपात कहिए तो इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की भावना को जागृत करने के लिए अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो उसके मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी। ठीक है सर, देखिए शेर याद आ रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि वो उसी को हक है जीने का इस जमाने में, उसी को हक है जीने का इस जमाने में, उधर का लगता रहे और इधर का हो जाए। तो मेरे ख्याल से खैर अब थोड़ा सवालों का रुख बदलते हैं। मतलब हम पत्रकारिता के भविष्य पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। तो बिहार में मैं जिस विश्वविद्यालय में आता हूँ वो मेरे ख्याल से पूरे मेरी जानकारी में 1 या 2 आर्यभट्ट भी जोड़ लें, उसमें 2 जगह है जहाँ पे पत्रकारिता का संपूर्ण विभाग है, जहाँ पर अभी टीचर्स की बहाली भी हुई है। लगभग हर कॉलेज में पत्रकारिता के विभाग हैं जो हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू वाले चलाते हैं। आप लोग चूंकि लंबे समय से रहे, क्या आपको कभी लगा कि इस पे कभी सरकार का, या सर आप खासतौर पर जो कि प्रिंट के आप इंटर्न लेते होंगे, आपको जरूरत पड़ती होगी, इस पे कभी कोई सरकारी पक्ष से बातचीत हो कि क्योंकि हमारे बिहार के पत्रकार, आप जहां पत्थर मारिए जिस संस्थान में कोई ना कोई बिहारी पत्रकार निकल आएगा। हमारे बिहार में पत्रकारिता का, चूंकि मैं टीचर बन के आया हूँ सर, बहुत अच्छी हालत नहीं दिखती।
आप लोगों की तरफ से कोई और प्रयास हो, आगे हम उम्मीद रखें भविष्य में? दोनों ही है, दोनों की। अगर में ऐसा है, ये हम लोग बहुत लंबे समय से महसूस कर रहे हैं और इंटरेस्ट हमारे पास बहुत समय से, हमने पूरा 25 साल तो ही हो गए, सबसे लड़के आ रहे हैं, इनका एक फेज बांटा गया है और इतने सारे अब ग्रुप खुल गए हैं बहुत सारे, लेकिन ढंग से लोग वो तैयार नहीं कर पा रहे। हमारे पास आती है 40-50 बच्चे आते हैं, जब जैसे दूर दूर से आते हैं और वो हम लोग उनको मौका देते हैं, तो उनके पास केवल ये होता है कि हम आएंगे, सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा 1 महीने का, 15 दिन का, और अपना हमारी डिग्री मिल जाएगी, ये उनके अंदर भावना होती है। दूसरे दिन जो आ रहा है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक तो ग्लैमर से होके आता है, तो ग्लैमर में जो बच्चा आ रहा है उसको लगता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम छल्ला बढ़ते आएंगे, सीधे होंगे हम, और वो ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे, हाँ सही है, वो उनके अंदर ये अब सीखने का एक महाभाव खत्म है, वो सीधे ही पहुंचना चाहते हैं। दूसरी चीज है कि अब इसमें डर की बताना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि उनको बहुत जगह नीचे रोजगार मिल गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके खड़े हुए, और वहां पर जब उनके अंदर परिपक्वता और अच्छी तरह सीखे नहीं, तो इसीलिए वो कोई भी आधी बात उठा के भाग जा रहे हैं और उसको दिखाते हैं और आधी गायब हो जाती है। तो वहां पे भी जो फैक्ट चेक की बात हुई है, ये आगे बहुत जरूरी हो जाएगा इसको देखने। इसी वजह से है कि इसके अपरिपक्व लोगों के हाथ में अब माइक और कैमरा है। अभी ये बता रहे थे कि कोई कहीं भी, अब हम लोग भी देखने लगे हैं कि कहाँ से कौन सी सूचना आई है और उसकी फैक्ट चेक तो जो रहता है, उसके बाद हम उस पर काम करके भी बनाते हैं, सही है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देने वाले अब गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घर घर लोग हो गए। उनके घर में अगर झगड़ा भी होता है तो एक महिला अपना डाल देती है एक वीडियो, और एक ये कि हमारे साथ घटा, बहुत सारे होता है कि कोई चीज छुप नहीं रही है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, कहीं ना कहीं कुछ होता है, आ जाता। पहले नेताजी नाच लेते थे, कोई नहीं जानता था, और नेताजी ने नाचे के नाच खत्म नहीं किया कि पूरी दुनिया जान जाती है कि विधायक जी नाच रहे थे, फलान जी नाच रहे थे, ये यहाँ घूस पकड़ रहा था, ये यहाँ ये था। तो इसलिए सजग, और ये आगे सजगता और बढ़ने वाली है। आपके अखबार में अच्छा कॉलम भी होता है, मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उसमें आप मंगाते हैं पाठक से कि आप भेजिए अपना एक इतने शब्दों का वो सुजीत जी, आप बार बार मतलब आरोप तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन है लंबे समय से कि जनता आजकल उसका मिजाज बदल गया है और उसके फैक्ट्स को आपको चेक करना पड़ता है, कई बार तो आपके फैक्ट्स को भी चेक करना पड़ता है। जैसे धर्मेंद्र के निधन से हमने देखा कि बहुत बुरी तरह से उन्होंने बहुत पहले मृत घोषित कर दिया, तो थोड़ा सा उससे ही बताएं कि सारी गलती क्या, मतलब आप दूसरों को ही देंगे, कुछ अपने संस्थानों की भी गलतियां बताएंगे? देखिए, मीडिया से भी गलतियां होती है, मीडिया में भी मानव ही काम करते हैं, और निश्चित तौर पर एक होड़ होती है पहले खबर देने की, खासतौर पर जो ब्रेकिंग न्यूज की जो बात होती है उसमें कभी कभी गलतियां होती हैं, और ये कोई मतलब आप ये कहेंगे अप्रत्याशित नहीं है, ये मतलब सबसे होती है गलतियां। धर्मेंद्र के बारे में गलती हुई, निश्चित तौर पर हुई, इसमें कोई मतलब उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी खबरें आप देखिए, आप इतने सालों से हम लोग 20 साल हो गए, और 95 शुरू हुआ था और 96 से मैं आज तक में हूँ, 29वां साल है मेरा। तो आप बताइए 30 वर्षों में कितनी गलतियां, तो आप निकल गया घर में सामने, हमने उसको स्वीकार भी किया, और इसमें कई स्तर पर गलतियां होती है। जैसे रिपोर्टर है, वहां पे मुंबई से खबर आई, फिर उसने यहाँ डेस्क पे दिया, फिर वो आउटपुट में गया, फिर उसके बाद एंकर के पास गया, एंकर ने उसको बोला, तो बहुत सारे लोग इसमें चेन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो खैर इस पर ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे, निश्चित तौर पर गलतियां होती हैं, लेकिन खबरें भी हम लोग देते हैं, कई खबरें आप देखिए, आज अब सोशल मीडिया की बात हो रही है, उसमें सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो खबरें आ जाती हैं, उसमें बहुत सारे लोग उस पर रिलाई भी करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो जो खबर होती है वो जनता के लिए नहीं होती है, वो अपने आप की खबर। मेरे साथ कोई घटना घटी, मैंने किसी को घूस दिया, हमने वीडियो बना लिया, उसको डाल दिया, वो उसके साथ घटना घटी, ठीक है, उसका प्रभाव जनता पर पड़ता है, लेकिन हमारी जो मीडिया, हमारा जो काम है वो है आम जनता के लिए। उनको हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते हैं, हम इस समाज के लिए काम करते हैं, हम किसी व्यवस्था के खिलाफ या पक्ष में काम करते हैं। तो ये अंतर दोनों में जरूर हुआ है। और जहाँ तक पक्षकार की मैं बात करूं तो उसमें भी आप देखेंगे
कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो केवल विरोध में ही हैं, उनको कोई भी पॉजिटिव चीज नजर नहीं आती, ये भी गलत है। और एक जो है पक्ष में है, उनको कोई निगेटिव चीज नजर नहीं आती है, ये भी गलत है। तो पत्रकारिता हम लोगों को जो सिखाया गया कि निष्पक्ष होना चाहिए, वो निष्पक्षता आज नहीं है, ठीक है। उसमें आप जब तक आप निष्पक्ष रहिएगा, आपके पीछे देखिए आपके फॉलोअर नहीं है तो जब तक पक्ष में नहीं रहिएगा, पक्ष में रहने से ये होता है कि जो पक्ष में है, जो आपके समर्थक हैं, वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, सामने वाला भी आपको देख रहा है, वो तो व्यूज काफी बढ़ता है उससे, अच्छी मतलब उसका कमाई भी अच्छी हो जाती है। और अगर मान लिया आप निष्पक्ष है तो फॉलोअर कोई नहीं है, गाली दोनों तरफ से सुनेंगे, जिसमें से हम लोग आते हैं तो ये एक चीज है जिसको मैं कहना चाहूंगा। लेकिन ये मुझे लगता है ये दौर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये लोगों को अंत में वही फैक्ट से ही जाना पड़ेगा। और कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है पत्रकारिता में। कंटेंट, आप भाषणबाजी करके बहुत दिनों तक नहीं चल सकते, तो कंटेंट जितना सॉलिड आपका होगा, आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी और आप उतनी ही लंबी रेस की घोड़े होंगे। सबसे लंबी रेस के घोड़े हमारे सामने हैं। दूरदर्शन हमारा सबसे पुराना साथी रहा है और उसके मेरे ख्याल से डीडी बिहार के मेरी जानकारी में सबसे युवा कार्यक्रम प्रमुख मनोज प्रभाकर जी काले चश्मे के बीच हमारे बीच हैं। उनका स्वागत किया जाए तालियों से। और हमने मनोज भाई, आप चूंकि मिस कर गए पटना के जाम में काफी चीजें, हमने दो चीजों में बात की। एक तो भविष्य पे बात की कि तकनीक कैसे बदल रहा है हमारा स्वरूप, और दूसरी बात हमने ये की कि कंटेंट अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा अभी सुना, कंटेंट इज किंग। दूरदर्शन चूंकि हम भी उस दौर से आए और इस दौर में पहुंचे कि जब 3-4 घंटे डीडी चला करता था, उसके बाद पूरा दिन टीवी बंद रहता था, और उसके बाद फिर शाम को कुछ गोल्डन आवर्स वगैरह वगैरह इस तरह से, और अब जाके 24 घंटे का टेलीविजन आपका भी हो गया और उनका भी हो गया है। तो मैं ज्यादा मतलब सख्ती न बरतते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा उन दिनों को भी याद कीजिए, और क्या आपको लगता है कि फिर से हमको अपना समय सीमा रेस्ट्रिक्ट मतलब सीमित कर देना चाहिए? 24 घंटे से घट के हमको क्या फिर से 12 घंटे पे आ जाना चाहिए? सवाल है आपका गिरी साहब, अच्छा सवाल है आपका। और तथ्यात्मक मूल्यों की बात करें तो हम लोग बात करते हैं जब सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का एक अभिन्न अंग दूरदर्शन और आकाशवाणी, अगर उसकी बात करें तो ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी जो अभिप्राय है हमारा, और हमारा वो संदर्भित वाक्य भी है, सत्यम शिवम सुंदरम, हिंदी में पहले हम लोग उसको, तो जन संवाद की बात कर ले या लोक पत्रकारिता की बात कर ले, तो ये तीन वर्ड जो है हमारा दूरदर्शन का या फिर हमारे आकाशवाणी का, बहुजन हिताय, बहुजन सुख है, बस ये 5 कंटेंट इज क्वाइट एनफ टू एक्सप्रेस पत्रकारिता। बहुत जाना भी नहीं आगे और बहुत सोचना भी नहीं आगे। यही 5 मूल्यों को अगर संजो लिया जाए, यही 5 मूल्यों को अगर जी लिया जाए, तो पत्रकारिता डिफाइन हो जाती है आपकी। सत्य की बात करें, शुरुआत कर रहे थे अभी कि जैसे होता है कि ट्रूथनेस खत्म हो गई है, फेकनेस ज्यादा आ गई है। आज की भविष्य की बात कर रहे थे आप, होता है कि 24 घंटे भी चलाइए, व्हाई विल गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट 12 आवर्स। आज की भागते दौड़ते जिंदगी का सच ये है कि होता नहीं कि आपके अनुसार जिंदगी ना जाग रही है ना सो रही है और ना ही टीवी देख रही है, तो 24 घंटे तो चाहिए। आपका कोई प्राइम टाइम है, किसी और का कोई और अदर प्राइम, कोई दिन में काम कर रहा है, कोई शाम में काम कर रहा है, कोई रात में काम कर रहा है, तो नेसेसिटी 24 आवर्स। इम्पॉर्टेंट इज दैट कि जो हमारा मूल वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम का, या बहुजन शिवाय बहुजन हिताय, तो इस कंटेंट को अगर जीने की फिर से कोशिश की जाए, या इसको आज की पत्रकारिता जीने की कोशिश करे। आपने लॉन्गिविटी की बात की, भारत सरकार का समृद्ध मंच आकाशवाणी दूरदर्शन होने का जो एक गौरव है, वो अभी भी स्टिल गोइंग है। नो वन कैन टच दूरदर्शन आकाशवाणी स्टिल नाउ। अभी भी नंबर 1 है, पहले भी नंबर 1 थे। किसी न्यूज कंटेंट की बात की जाती है तो अभी भी, अगर वो ऑथेंटिसिटी की बात की जाती है, अगर ये है क्या धर्मेंद्र साहब गुजर गए, तो पहला न्यूज आता है ना कि वो आज ये दिखाया, आज तक दिखाया, इंडिया NDTV ने दिखाया, ABCD जिस चैनल ने भी दिखाया, तो लोग सत्यता की बात करते हैं कि पहले DD न्यूज देख ले, बात कर ले। ऑथेंटिसिटी की बात करें तो अभी भी
डीडी न्यूज आपका, हमारा डीडी न्यूज वो ऑथेंटिसिटी के मामले में आपको नंबर 1 मिलेंगे, रिचेबिलिटी के मामले में भी हम आपको नंबर 1 मिलेंगे। तो वो मूल्य यही है कि हमने उस मूल्यों को जीने की पूरी कोशिश की, लगातार जी रहे हैं। और आज की परिदृश्य की बात करें तो इसी 5 मूल्यों को अगर हमारी पत्रकारिता, जो जन सरोकार की पत्रकारिता है, जो जन संवाद, एक्चुअली जन संवाद एक, अब जैसे आप कह सकते हो उसको ना, क्या कि वो 4th पिलर कहते हैं हम लोग। तो 4th पिलर को जीने की कोशिश अगर इस 5 मूल्यों को अगर खो देगा पत्रकारिता अपनी, तो उसके मूल्य खत्म हो जाएंगे। और मूल्य जब खत्म हो जाएंगे तो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे सर ने कहा ना, क्या कि वो एक अच्छी बात सर ने कही कि आलोचक ज्यादा हो गए, समालोचक कम हो गए। तो आलोचक रखिए, लेकिन होता नहीं कि वो एग्रेसिव आलोचना नहीं होनी चाहिए। आजकल देखा जाता है कि एग्रेसिवनेस ज्यादा आ गई, बायसपन ज्यादा हो गया, तो पत्रकारिता थोड़ी है, ट्रूथनेस खत्म हो गई, सत्य को दिखाने की कोशिश ही नहीं है। जो है वो फैक्ट है, वो देखेंगे कि फैक्ट मिसिंग है, लोगों को पता नहीं है लेकिन न्यूज है, तो वो न्यूज नहीं है ना, न्यूज नहीं है। तो न्यूज है क्या पहले, तो उसको ऑलरेडी परिभाषित किया गया है हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय के का, जो ये हमने बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम का ये जो वर्ड है, ये ऐसे नहीं ले लिया गया। ये हमारी समृद्ध शख्सियत ने बहुत सोच समझ कर ये 3 वर्ड दिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये पत्रकारिता के मूल्यों को परिभाषित करता है। अगर इतना ही जिले आज की हमारी 100 मीडिया यूनिट जो है, या आज कह लें यूट्यूबर के को भी जोड़ ले तो हजारों लाखों जो यूट्यूबर्स है, अगर इस मूल्यों को जिए और इसको साथ गर्वित करने की कोशिश करे, बस इतना जीने की, 3 मूल्यों को जीने की कोशिश करे, तो पत्रकारिता समृद्ध की जा सकती है। एक लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए और एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए पत्रकारिता का और जनसंवाद का बहुत बड़ा योग है। जनसंवाद में ही होता है ना कि जो नुक्कड़ जनसंवाद का एक पुराना माध्यम था, तो कहा जाता है ना कि ब्रिटिश ब्रिटानिया हुकूमत की जड़ों को हिलाने की में जनसंवाद की बड़ी भूमिका थी, नुक्कड़ नाटक की बड़ी भूमिका थी। तो जरूरी है कि उन मूल्यों को फिर से लेने की कोशिश की जाए। चलिए, मनोज जी ने भी अपनी बात कह दी। एक आखिरी सवाल, जो कि मेरे समय खत्म करने का इशारा हुआ है, अभी तो बात शुरू ही हुई थी। आलोक जी, मैं चूंकि मेरी पहली नौकरी आपको शायद नहीं पता हो, यानी कि से शुरू हुई थी, संत शरण अवस्थी जी थे, सत्य भैया, जो जमशेदपुर में जब वो लॉन्च हुआ था, मानदेय मिला करता था तब हम लोगों को। भविष्य पे बात कर रहे हैं, तब से अब तक काफी बदल गया है। मैं तो खुद ही अब जो कि बीपीएससी से आया हूँ, तो ठीक ठाक पैसे मिलते हैं मुझे। अभी क्या स्थिति है, मतलब पत्रकारों के वेजेस को लेकर के, या उनके स्थायित्व को लेकर के, नौकरी में उनके भय को लेकर के? हम दूरदर्शन से आके इधर बात कर रहे हैं किसी प्राइवेट संस्थान को, उसमें क्या कुछ बेहतरी हुई है क्या? मैं नहीं जानता, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ, और जो लोग सुन रहे हैं पत्रकारिता में भविष्य बनाना चाह रहे हैं, वो भी शायद जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको खुद ही लेना पड़ता है, या कोई देता नहीं। आप चाहोगे तनख्वाह आपको 8-50,000 रुपये मिल जाए बीपीएससी से आएगी, तो ऐसा होता नहीं। यहाँ काम के आधार पे ही आपका मूल्यांकन होता है, उसी हिसाब से आपकी प्रमोशन होता है। आप जमशेदपुर में जिस समय की बात कर रहे थे, संत अवस्थी के समय भी आप 2003 की बात कर रहे हैं। 2004 में वहाँ का संपादक बनकर मैं जॉइन किया था, है ना, तो वो गए थे। तो उससे अब तक के बीच में ऐसा नहीं, बहुत बदलाव आया है। एक अच्छी सैलरी आ रही है। आज सब मीडिया के लोग कार पर चलते हुए आपको दिखते हैं, सारी चीजें। जब मैं आया तो 1,000 रुपए की मैंने नौकरी की थी, लेकिन आज एक अच्छी सैलरी है, सबके पास अच्छी चीजें हैं, और भय नाम की भी चीज अब नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि जो हमारे पास है, अब हमारे पास नए लड़के, हम जो आज आपकी बात की आगे 75 यूनिवर्सिटी, हमको अच्छे टैलेंट नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारी निर्भरता भी उन पर बनी हुई है, और उनको भी मालूम है। और ये चीज हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी होती है कि जब इससे अच्छा नहीं हो पाते, ये नहीं हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं, नौकरी में सोचती है, और इसमें लोगों को सोचनी भी ठीक है। जो लोग सुन रहे हैं, बहुत जरूरी है जानना कि पत्रकारिता में भी भविष्य है। जो लोग किसी और पेशे में चले जाते हैं, थोड़ा सा संघर्ष जरूर है शुरू में, क्योंकि मैं लंबे समय से जानता हूँ इस फील्ड को, लेकिन बहुत आगे, चूंकि आलोक मिश्रा जैसे सीनियर जर्नलिस्ट की बात कह रहे हैं, तो बहुत दावे से ही कह रहे हैं, तो आप जरूर इसको अपना भविष्य बनाइएगा। मैं चाहूंगा कि सुजीत झा जी भी इस बारे में थोड़ा टिप्पणी कर दें कि टीवी जर्नलिज्म बहुत ग्लैमरस हो गया है। नहीं, लोग प्रिंट की तरफ जाना नहीं चाहते, अभी भी टीवी की तरफ जाना चाहते हैं। उसको कैसे बैलेंस करेंगे? टीवी जर्नलिज्म गैमलेस हो गया है अभी, ये तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे याद है कि ग्लैमर पहले था,
जब कम टीवी चैनल थे, कम पत्रकार थे, तब ज्यादा ग्लैमर था और उस समय लोग हमसे ऑटोग्राफ भी लेते। आज देखिए कोई पूछ रहा है तो आज कोई नहीं पूछता है, तो वो ग्लैमर वाली बात नहीं है। देखिए अभी क्या है कि शुरू में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में काफी गैप था। अब वो गैप खत्म हो गया। प्रिंट मीडिया भी काफी अपने आगे, उसको उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं बड़े बड़े, सब प्रिंट मीडिया के ही इसमें चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोई विशेष अंतर रह नहीं गया है। और जहाँ तक सैलरी की बात है, फर्क की बात है, ये पहले से काफी बेहतर हुआ है। और जिसको मेहनत करनी है और समय नहीं देखना है। देखिए इसमें ये नहीं है कि आप एक बार बीपीएससी से पास कर गए उसके बाद निश्चित हो गया जीवन भर के लिए। रोज परीक्षा देनी पड़ती है, रोज। और रोज परीक्षा में पास हुई है, हो सकता है कि अगले दिन आपसे कोई खबर छूट जाए तो आप फायर भी हो सकते हैं। आज भी बात मैं बता रहा हूँ। ये ठीक कह रहे हैं कि स्किल्ड लोग कम रह गए हैं और उसके पीछे आपको थोड़ा सा धक्का लगेगा। मेरी अपनी सोच है कि पहले पत्रकारिता जो है वो एक परंपरा होती थी, ठीक है। वो पत्रकार जिसको बनना होता था, वो अखबारों में जाता था, सीखता था वहां पहले। अभी क्या है, फैक्ट्री से निकल के आता है, इंस्टीट्यूट। और वो जो लड़के या बच्चे निकल के आते हैं तो उनको लगता है कि अरे हम तो मतलब पास कर गए अब तो। लेकिन उसको जब ये 1-2 साल काम करता है उसके बाद पता चलता है कि नहीं भाई, पढ़ाई में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। प्रैक्टिकल में जो चीजें हैं उसको करने में और पढ़ाई से कोई तालमेल नहीं है। जैसे सिलेबस में नहीं होता है कि हम लोग यहाँ जो पढ़ के हम लोग आए उसका जीवन में कोई काम नहीं करता है, सिवाय वो गणित के जोड़ घटाव छोड़ के और कुछ काम आता है। उसी तरीके से पत्रकारिता में भी है। खैर पत्रकारिता तो कभी हमेशा जीवित रहेगी वो। और चाहे कितना भी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगा तो प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा। खत्म कहाँ होगा, कहीं भी वर्ल्ड में नहीं खत्म हुआ। और एक बात आप बोल रहे थे कि 12 घंटे का होना चाहिए, तो हमारा चैनल अमेरिका में भी देखा जाता है, तो वहाँ अभी रात होगी, यहाँ जब रात होगी तो वहाँ दिन होगा, चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सवाल नहीं, इशारा हो रहा है कि अब खत्म करना पड़ेगा माफी के साथ। एक क्वेश्चन पूछना है, पूछे वैसे पूछिए। सर, पत्रकारिता में जाने के लिए जरूरी है कि जर्नलिज्म होना चाहिए? क्या एक इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के स्टूडेंट पत्रकारिता में नहीं जाते? किससे पूछा जा रहा है इन्होंने? कोई जवाब नहीं जा सकते। पहले रखे सर्टिफिकेट से ही डिसाइड होगा चलना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टैलेंट है, क्या मैंने सर्टिफिकेट दिया था? हमने नहीं दिया है। हम नहीं, वो अलग चीज है। और उसमें आपके पास वो हो, आपको बात है, आपकी पहले चीज आपको वहां तक पहुंच होनी चाहिए। आपके स्किल को, आप अपने स्किल को कैसे अभी किसी संपादक के सामने लाकर मुझे प्रभावित कर पाएंगे, इसका तरीका आपको खोजना होगा, है ना। आपको खोजना होगा कि आप कैसे हम तक पहुंचे और कैसे अपने स्किल से मुझे प्रभावित कर ले जाए। ये जब आप अपने अंदर स्किल पैदा कर लेंगे तो आपको बिना कुछ चाहे पत्रकार बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आएंगे हम आपको रख लेंगे संवाददाता के रूप में और आपको वहां से ट्रेन करना शुरू करेंगे। उसके बाद आपका स्किल आपको आगे ले जाएगा, जिससे आगे चल जा सकते हैं। आप मेरी कहीं बात सकते हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन स्किल है। हाँ, क्यों नहीं है? स्किल हर आदमी के पास है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो लंबा, ठीक है भाई, आपका जवाब मिल गया मेरे ख्याल से। आप सुजीत झा जी का ऑटोग्राफ जरूर लीजिएगा और आलोक मिश्रा जी से संपर्क कीजिएगा। पीछे जुम्बा फिटनेस का बोर्ड लग चुका है, यानी कि हम लोगों को जाने का सिग्नल हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और बातचीत में। धन्यवाद। मनोज जी का स्वागत करते हुए जेपी भाई पुस्तक मेले की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया।